नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से इस क्लास में स्वागत है। आज हम एडजस्टमेंट एंट्रीज जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज की आवश्यकता कब होती है। दूसरा, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है कब की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ की जाती है और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, एवं एमसीक्यूज क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट एंट्री से संबंधित अभी तक पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर, और साथ ही भविष्य में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम अभी तक जो क्वेश्चन अभी से हमसे पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमारा एक रोड मैप बन जाए, की एरियाज बन जाए कि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और हमें इन पे फोकस करना है। तो सबसे पहला, जो लास्ट टाइम जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक कि ब्याज कमाया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, यानी ऐसी इनकम है ये जिनको कमा ली गई परंतु प्राप्त नहीं हुई है, तो वो किस मतलब क्या उसमें किस प्रकार की वो असेट्स मानी जाएगी या लायबिलिटी मानी जाएगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन आपका अदत्त व्यय खाता है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस प्रकार का खाता है, वो पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है या बैंक अकाउंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपका स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पूछा है कि पूर्वदत्त किराया खाता है, यानी प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है वो किस प्रकार का खाता है। एक आपका समायोजन प्रविष्टियों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है समायोजन प्रविष्टियों करने के पीछे, उसका एक क्वेश्चन पूछा है। ये दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्वेश्चन सोल्व करना होगा, और एक 2018 में पूछा और एक 2022 में आपसे पूछा गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से आपके दिमाग में दो तीन चीजें आपके बैठ जानी चाहिए कि क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल थोड़े कम पूछे जा रहे हैं और सटीक क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है वो हम जैसे ही कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके साथ में इसके सॉल्यूशन आपको साथ में करवा दूंगा, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाएगी। एक हम बात करें सबसे पहले समायोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जो हम अंतिम खाते बनाते हैं उसके जो है वो बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट के बेस बनाते हैं, और हमें सही लाभ हानि ज्ञात करने होते हैं। और सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं कि जिस लेखांकन वर्ष से संबंधित हम सही लाभ हानि ज्ञात करना चाहते हैं उससे वर्ष से संबंधित सारी एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है, जो आय हैं, उनको उस खातों में डालना चाहिए, उसमें प्रविष्ट किया जाना चाहिए। अगर वो शामिल नहीं है तो उन्हें शामिल करना चाहिए। और जो कुछ ऐसे व्यय और आय हो सकती है जो आने वाले सालों संबंधित हो या पिछले वर्षों संबंधित हो, उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। यही करना क्या कहलाता है, समायोजन करना कहलाता है। क्योंकि हम अकाउंटिंग की एक्रूअल एजम्पशन को फॉलो करते हैं, जहां सही लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का पता लगाना होता है उद्देश्य हमारा, तो उसके लिए हमें ये समायोजन करने होते हैं। और ये समायोजन जो होते हैं वो समायोजन प्रविष्टियों के माध्यम से होते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो समायोजन प्रविष्टियां होती वो होती कहां पर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सब्सिडरी बुक्स भी होती है, तो उसके अंदर जो जनरल प्रॉपर है, जो जनरल प्रॉपर आपकी जो है वहां पर आप क्या करते हो, ये एंट्रियां करते हैं। जो जनरल प्रॉपर है, हमने कुल 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक देखी, उसके अंदर एक जनरल प्रॉपर होती है, वहां पर हम ये एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। दूसरा, अब हम बात करें टाइमिंग ऑफ एडजस्टमेंट, कब किया जाए एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के पीछे जो है रीजन बताया गया है कि ये ट्रायल बैलेंस से पहले भी किया जाता है और ट्रायल बैलेंस के बाद भी किया जाता है। तो यदि ये ट्रायल बैलेंस जो इनका कट ऑफ पॉइंट है वो क्या ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस यदि ट्रायल बैलेंस से पहले किया जाए तो अंतिम खातों में सिर्फ और सिर्फ अंतिम खातों में इसका प्रभाव जो आएगा वो एक जगह पर ही आएगा, या तो ट्रेडिंग P&L में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, है ना, किसी एक जगह इसका प्रभाव आता है। और यदि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं तो उस केस में अंतिम खातों पर 2 जगह प्रभाव आता है। ठीक है, एक प्रभाव होगा ट्रेडिंग P&L में आएगा और दूसरा प्रभाव कहां आएगा, आपके बैलेंस शीट में आएगा। और जनरली जो फॉलो किया जाता है वो यही ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही एडजस्टमेंट्स करते हैं।
है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और उसका हम क्या करते हैं, समायोजन प्रविष्टियां करते हैं। ओके, एक यहां पर जब यदि हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनती है वो ट्रायल बैलेंस क्या कहलाती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन इसका भी पूछ लिया जाता है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होती है या कब बनाई जाती है। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यदि समायोजन जो है हम क्या करें, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कर दें, ठीक है, तो वहां पर जो ट्रायल बैलेंस बनेगी उसके बाद समायोजन करने के बाद तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाएगी और उसका उन ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है वो सिर्फ अंतिम खातों में एक जगह आएगा। परंतु यदि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद हम समायोजन कर रहे हैं, दो जगह उसका प्रभाव आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स के टाइप्स की, कि एडजस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। तो हर एक ऑथर ने इसके पीछे अपनी अलग अलग विचारधारा है, फिर भी कुछ बाइफरकेशन यहां पर किए गए हैं कि एक्सपेंसेस बेस्ड जो एडजस्टमेंट होते हैं वो, दूसरा आपका इनकम बेस्ड होते हैं, और तीसरा आपका प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं, और चौथा आपका जो इन सबको छोड़कर होता है वो अदर एडजस्टमेंट के अंडर काउंट किया जाता है। और यहां पर हम कुछ मुख्य जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में ध्यान से मतलब चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो होता क्या है, सबसे पहले देखें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि ऐसे वे जो कि हो चुके हैं परंतु उसका भुगतान हमने इस लेखांकन वर्ष में नहीं किया है, तो वो वे क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए एक लायबिलिटी हुई, क्योंकि हमें इसका भुगतान भविष्य में करना ही है ना। तो एक ये लायबिलिटी हो गई हमारे लिए। और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, परंतु जैसे ही उस एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है यानी अदत्त या लग जाता है, तो वो जो है खाता किस प्रकार का बन जाता है, व्यक्तिगत खाता बन जाता है, और व्यक्तिगत में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये बन जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब हमें पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और इसे कहां पर दिखाएंगे, हम बैलेंस शीट के किधर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि हमें इसका भुगतान अभी करना बाकी है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें वो पांचों जो प्रकार मैंने आपको बताए थे वो ध्यान में होने चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब अकर्ड होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये देखिए किया हुआ है। और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो उस एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम यहां पर, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाती है, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, दूसरा इसी के संबंध में हम एक्रूड इनकम की बात करते हैं, इससे रिलेटेड ही एक्सपेंस के संबंध से रिलेटेड ही है एक्रूड इनकम, यानी इसे अदत्त आय भी कहते हैं, बकाया आय भी कहते हैं, और उपार्जित आय भी कहते हैं। यानी ऐसी आय जो हमने कमा तो ली है परंतु हमें इस लेखांकन वर्ष में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तब भी हमें क्या कराएंगे, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके लिए एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक प्रकार से एक असेट बन जाएगी कि हमें मतलब आने वाले सालों में पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक्रूड जो इनकम होगी अपने लिए क्या बन जाती है, असेट बन जाती है। और जैसे ही असेट बन गई तो असेट्स बनते ही इसे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाएंगे। और पर्टिकुलर इनकम है तो इनकम का जो आपका है ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में कहीं कहीं शो होगी ये, जिससे संबंधित होगी। और इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या होगी, चूंकि एक्रूड इनकम एक असेट है, असेट क्रिएट हो रही है, तो असेट क्रिएट होती है तो हम कहते हैं कि असेट जैसी क्रिएट होती है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और इनकम का बैलेंस क्या होता है, जब भी वो क्रिएट होती है तो क्रेडिट। तो ये आपके फॉर्मूला भी साथ में आपको पता होना चाहिए कि असेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अगर ये चल रहा है तो हम कहते हैं कि जब वो इंक्रीज होगी या क्रिएट होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। अब असेट्स ले लो चाहे एक्सपेंस ले लो, ये दोनों एक जैसे चलते हैं। जब ये बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे, और अगर घट रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। बस ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री की गलत होगी नहीं, एडजस्टमेंट क्या कोई सी भी एंट्री आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की और अनर्ड इनकम की। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ऐसे खर्चे हैं जो कि इस लेखांकन वर्ष से संबंधित नहीं है, वो आने वाले वर्ष से संबंधित है, परंतु भुगतान हमने इस साल कर दिया।
तो इस साल हमने अगर भुगतान कर दिया है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एक असेट बन जाती है। और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस तो हमारा एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता ही है। तो हम क्या कहेंगे, जिस P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आपने दिखा रखा है उस नाम से, उसमें से क्या करेंगे, वो जो एक्सपेंसेस है, जो प्रीपेड वाला पार्ट है ना, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और वो वाला प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के अंदर कहां दिखा देंगे, चिट्ठे में, बैलेंस शीट के अंदर आपका असेट साइड में शो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर असेट क्रिएट हो रही है तो यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को चूंकि हमें क्या करना है, उसे कम करना है P&L या ट्रेडिंग में से। देखिए जैसे ही एक्सपेंसेस कम होता है तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहां देखो क्रेडिट किया हुआ है, ये आपका क्रेडिट साइड लिखा हुआ है इसको, ठीक है। इसी के संबंधित करस्पॉन्डिंग अनअर्न्ड इनकम भी होती है। अनअर्न्ड इनकम का क्या कंसेप्ट होता है कि हमें प्राप्त तो इस लेखांकन वर्ष में हो गई है, परंतु है वो किस वर्ष से संबंधित, आने वाले सालों से संबंधित है। तो ऐसी आय का भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। क्योंकि ये आने वाले लेखांकन वर्ष से संबंधित है तो अभी जो प्राप्त होगी तो हमारे लिए एक लायबिलिटी का कार्य करती है। और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो लायबिलिटी को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल यहां पर भी हमने अनअर्न्ड इनकम के नाम को क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। और इनकम चूंकि वो है तो इनकम को आपका वो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, तो हमें अगर हमने P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दी तो हमें क्या करना होगा, उसे डिडक्ट करना होगा। तो जब अब इनकम को जब हम डिडक्ट करते हैं, डिक्रीज होती है, तो क्या होती है, वो डेबिट होती है। तो ये देखिए आपका ये कंसेप्ट काम करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने हम क्या करना, डेबिट करना होगा। तो डेबिट हम यहाँ पर कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ये 4 इंपोर्टेंट जो कह सकते हो आप एडजस्टमेंट है वो ये है, ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि इनसे अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कितने क्वेश्चन सबसे सोल्व हो जाते हैं। आइए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि ब्याज कमाया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए ये ऐसी इनकम है जो कि कमा तो ली है परंतु प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे क्या कहोगे, एक्रूड। क्या कहोगे, एक्रूड। इसी वर्ष से संबंधित है तो एक्रूड होगी। और एक्रूड इनकम आपके लिए क्या बनती है, असेट बनती है। तो यहां पर आप इस ऑप्शन को ढूंढे कि एक्रूड इनकम जो है कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो एक्रूड असेट के रूप में कार्य करेगी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। एक संपत्ति बनती है और उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा है, अदत्त व्यय खाता है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक्सपेंसेस के नाम से या इनकम के नाम पे आगे यदि कोई एडजस्टमेंट जुड़ जाता है, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे अनअर्न्ड हो, चाहे एक्रूड हो, तो वो खाता किस नेचर का हो जाता है, वो खाता नेचर हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सत्य उत्तर है ये, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। परंतु यदि सिर्फ ऐसा बोला है व्यय खाता तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी के संबंध में, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक प्रकार लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो सबसे पहले देखें यहां पर कि सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां कहां है, क्रेडिट साइड। तो ये सीधी सी दिख रही है, देखो एक ही जगह दिख रही है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग सिर्फ एक ही जगह है, और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डेबिट ये हो गया। तो आपका सीधा उत्तर बी आपका उत्तर हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपका वो कंसेप्ट पांचों खातों वाला। नेक्स्ट है कि स्कूल लेक्चरर में जो पूछा है वो पूर्वदत्त किराया क्या है, यानी प्रीपेड रेंट। अभी हमने डिस्कशन किया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो इस वर्ष से संबंधित तो नहीं है, पर तो भुगतान हमने इस वर्ष से कर लिया है ना, तो वो खर्चा जो है आपका एडवांस कहलाता है और वो आपके लिए क्या बनता है, प्रीपेड असेट बन जाती है। और इसने पूछा है कि किस प्रकार का खाता है, तो ये जैसे किसी खर्चे के नाम के आगे जुड़ा है आपका एडजस्टमेंट, तो किस नेचर का हो जाता है, आपके पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर सीधा आपका पर्सनल अकाउंट उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है समाजन प्रविष्टों का उद्देश्य है। ये 2018 के अंदर पूछा गया आपसे कि क्या उद्देश्य होता है समाजन प्रविष्टों करने का। हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि हमें क्या करना होगा कि सही लाभ हानि निकालने हैं और सही वित्तीय स्थिति पता करनी है, उसी के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो यहाँ उत्तर देखो, सही लाभ, सकल लाभ निकालना, बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट सही निकलेगा तो शुद्ध प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी सही निकलेगा, और सही वित्तीय स्थिति भी अगर क्लियर हो जाएगी यदि दोनों सही निकले, तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी जो 4 नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी तक केवल कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े परंतु 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके ये है वो प्रोविजन से संबंधित एडजस्टमेंट के बारे में बता रखा है, और एक एंट्री यहां पर दी हुई है, इसको हम देखते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान
20,000 रुपए के बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया आपने और 20-21 के दौरान, और लिखा हुआ है 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 30 सितंबर 2021 तक के बीमा प्रीमियम को शामिल करते हुए 31 मार्च 2021 को की जाने वाली आवश्यक समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। अब पहले क्वेश्चन को समझे। यह कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर हमने कितने रुपए जमा कराए, 20,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या किया, 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 30 सितंबर 2021 तक के 30 सितंबर 2021, यानी खाते कब बंद होते हैं, 31/3/21, ओके। परंतु हमने सितंबर तक यानी 30/9/21 तक, यानी आप कह सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 महीने का एडवांस पैसा चुकाया आपने, यानी प्रीपेड पैसा चुका दिया 6 महीने का। और बोला है कि 12,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से, एक साल का कितना रुपए लगता है, 12,000 रुपए लगता है, यानी एक महीने का कितना हो गया, 6,000 हो गया। यानी अब हम हमारी चीज में क्लियर हो जाना चाहिए कि 6 महीने के लिए कितना रुपया, 6,000 रुपया हमने एडवांस चुकाया साहब। और एडवांस चुकाया तो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, असेट होती है। तो हमारी एंट्री क्या होती है कि भी प्रीपेड असेट क्रिएट हुई, असेट क्रिएट होती थी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट जब क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। और टू पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी आपका नाम आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जो खर्चे का नाम यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम है, और राशि क्या आएगी, 6,000। अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर P&L अकाउंट में जाकर इस 6,000 को तो क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस में से लेस कर देंगे, और बाकी जो 6,000 कहां दिखा देंगे, असेट सहित दिखा देंगे। तो ये एंट्री जहां पर भी है वो एंट्री आपकी करेक्ट होगी। तो चेक कर लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये पहली ही एंट्री सही है, पहली एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री होगी। एक तो आप देख लीजिए, कुल मिला के 7 क्वेश्चन थे, और 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा उसी से सीख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो अधिकतर, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में और देख लेते हैं। जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको क्या करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक को, इसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्रेडिट सेट हो जाएगा। अगर हमने ड्रॉइंग्स किया है, कोई माल निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज आपका क्रेडिट होता है क्योंकि माल कम हो गया है। अगर हमने कोई फ्री सैंपल में कोई डिस्ट्रीब्यूट किया गुड्स को, तो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका परचेज अकाउंट आ जाता है। और फ्री सैंपल के अंदर एम्प्लॉइज को अगर दिया है, ठीक है, पब्लिक को दिया है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और एम्प्लॉइज को दिया है तो एम्प्लॉइज को हमें एक प्रकार से भुगतान के रूप में इसको लिया जाता है, तो वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। कुछ एंट्रीज और है एडजस्टमेंट, जैसे आपका गुड्स इन ट्रांजिट, माल मंगाया परंतु लेखांकन अवधि के अंत तक कोई माल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपकी ये एंट्री हो जाएगी। एबनॉर्मल लॉस हुआ स्टॉक का, तो बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपके स्टॉक जितने का उसमें से परचेज को हम कम कर देंगे। स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी, स्टेशनरी के रूप में हमने स्टॉक को यूज कर दिया, तो स्टेशनरी हमारी कम हो गई, तो हम इसको एंट्री क्या कर लेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर लेंगे। मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, कोई मटेरियल हमने फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए किया, तो फिक्स्ड एसेट्स की तो वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी फिक्स्ड एसेट, और मटेरियल आपका कम हो जाएगा, तो आप परचेज को क्रेडिट कर सकते हो, या स्टॉक में से लिया तो स्टॉक को क्रेडिट करके कम करते हुए। और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पेंडिंग अप्रूवल ऑन द बैलेंस शीट डेट, जब हमने गुड्स कोई पसंदगी पे माल भेजा है, हमने क्या किया, इसका मैं कंसेप्ट आपको पूरा समझा देता हूं। यहां पर कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल क्या होता है कि हमने सामने वाले की पसंदगी पे माल बेचा है, भाई तेरे को पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस भेज देना। परंतु जैसे आपका फाइनल बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, उस दिन उसकी कोई अप्रूवल भी नहीं आई, और अब हमने तो उसको सेल्स मान लिया, तो अब क्या करें, तो हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है। तो कैसे एडजस्टमेंट होता है उसका समझ लें। उसका एडजस्टमेंट जो होगा, तो यहां पर हमारे पास 2 वैल्यू होती है, एक तो होती है सेल्स वैल्यू और एक होती है कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट।
सेल्स वैल्यू चूंकि हम इसको सेल्स एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसको सेल्स के रिकॉर्ड कर देते हैं, तो अब हमें क्या है कि हम अप्रूवल आई नहीं है तो हम इसको सेल्स नहीं मान सकते, हम रेवेन्यू नहीं मान सकते। तो क्या करें एडजस्टमेंट, तो आप क्या करें, जो सेल्स वैल्यू है उसको दो जगह से हटा दीजिए, एक तो सेल्स में से हटा दीजिए और एक चूंकि हमें कोई कैसा तो केस मिला ही नहीं, केस मिल जाता तो हम सेल्स मान लेते हैं, हमारा क्या है वो डेटर है, डेटर बनेगा और वो डेटर अभी तक बना हुआ भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, डेटर्स में से और सेल्स में से क्या करना होगा, उसकी राशि को जो सेल्स वैल्यू है ना, जैसे मैं कहूं कि 10,000 की सेल्स वैल्यू थी, 8,000 की कॉस्ट थी उसकी, ओके, तो 10,000 की जो सेल्स हमने एज्यूम की वो सेल्स में से और डेटर्स में से तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉस्ट जो है उसका क्या एडजस्टमेंट करोगे आप, कॉस्ट यानी 8,000 को क्या करोगे, क्योंकि वो सेल्स नहीं है, अब वो क्या बन जाएगी, वापिस से स्टॉक बन जाएगी, तो आप क्या करोगे, स्टॉक के अंदर उसको ऐड कर दोगे, ठीक है, स्टॉक के अंदर कॉस्ट को ऐड कर दोगे 8,000 को। और ट्रेडिंग अकाउंट में और ऐसा कैसा बैलेंस शीट के अंदर भी हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखा रखा होगा, तो वहां पर भी हमें क्या करना होगा, स्टॉक के अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये 10,000 तो कहां से लेस हो जाएगा, सेल्स में से लेस हो जाएगा और डेटर्स में से लेस हो जाएगा, और दूसरा कॉस्ट कहां से लेस हो जाएगी, कॉस्ट कहां ऐड हो जाएगी, स्टॉक के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है उसमें ऐड कर लोगे और दूसरा जो है आपका बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर लोगे। इस तरीके से इसका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। ये एंट्रीज यहां पर दी हुई है। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन हम इसका पूरा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट यहां देख लेते हैं। डेप्रिशिएशन क्या होता है कि संपत्तियों का उपयोग करते हैं तो उसकी मूल्यों में कमी आती है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक प्रकार से हमारे लिए नुकसान है, हर खर्चा है, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और असेट्स की वैल्यू को कम कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, इसके संबंध में हमने पूरा क्वेश्चन भी गिवन है, हमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एक 6 नंबर का क्वेश्चन हमें एमसीक्यू पूछा गया है, तो उसके क्या करते हैं हम, प्रोविजंस बनता है तो P&L अकाउंट में उस प्रोविजन को ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड हम प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट ऑन डेटर भी देते हैं, डेटर्स को डिस्काउंट देना है ना। 2 प्रकार के डिस्काउंट हमने पढ़े, हमने कहा एक तो आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो हम ये कहते हैं कि कोई डेटर है उससे हमें पैसा प्राप्त करना है और कैश रिसीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट देते हैं। तो हम सोचते हैं कि उसके लिए भी क्या कर ले, एक प्रोविजन बना ले, तो वो प्रोविजन यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। और इस तरीके से म्यूचुअल सेटअप भी होता है कि कभी कभी हो सकता है कि हम किसी के डेटर बने और वो हमारे लिए क्या बन जाए, हम उसके लिए क्रेडिटर और उसके लिए हम तो क्रेडिटर और हमारे लिए वो क्या है, डेटर बन जाए। तो कभी म्यूचुअल भी हो सकता है, तो म्यूचुअल में भी हम एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट की तरह हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स आपको हल्का हल्का आना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जहां से पूछे गए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब एक आपका बच रहा वो क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता क्या, देखो सबसे समझे डेटर्स होते हैं हमारे, जब हम कोई उधार माल बेचते हैं, उधार माल बेचने के केस में क्या होता है, हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं जो कि अभी भुगतान नहीं कर रहा, वो भविष्य में हमें भुगतान प्राप्त होगा। तो वो डेटर्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका डेटर होता है गुड डेटर, गुड, अब जिससे पैसा हमें प्राप्त हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। एक होता है बेड, जिसका हमें पता है भुगतान करने वाला ही नहीं है। और तीसरा होता है डाउटफुल, जिसपे संशय होता है, ये दे भी सकता है और नहीं भी देता है। तो हम कहते हैं कि जो गुड है उससे तो 100% पैसा प्राप्त होगा, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जो बेड है तो कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है हमें कि भाई जब इसकी संभावना है कि भाई पैसा लॉस होने की संभावना है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये तो पूरा बेड मान लेते हैं, परंतु कुछ डाउटफुल होते हैं जिनकी संभावना 50-50% रहती है, इससे कुछ नहीं कह सकते आप। तो इसके लिए उन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोच ही कहती है कि ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए क्या बना लें, आप प्रोविजन बना लें। और प्रोविजन जो बनता है वो इसके लिए बनता है, बेड के लिए भी बना सकते हो और डाउटफुल के लिए भी बना सकते हो, इसलिए कहते हैं प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ओके। तो ये प्रोविजन जो है एक एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेट करता है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो एस्टिमेट करते हैं और एक परसेंटेज पे बनाते हैं। और किस पे बनाएंगे, डेटर्स के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरीके का जब प्रोविजन बनता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से उसे क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो उसके संबंध में भी कुछ एडजस्टमेंट आपसे पूछा जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं और उसी के आधार पर हम इसको समझ लेते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ बैलेंस ऑफ फर्म, बेड डेब्ट दिए हुए हमें ऑलरेडी 3,000 जो कि डूबत ऋण है ना। ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं ना,
क्योंकि एडजस्टमेंट नीचे लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर बेड एंड डेब्ट्स 10,000 दिए हुए हैं कि अभी तक हमने बेड डेब्ट्स के लिए क्या बना रखे, 10,000 बना रखे हैं, और डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 लाख के शो हैं। एडजस्टमेंट हमें क्या करना है कि बेड डेब्ट्स 1,000, मतलब फर्दर बेड डेब्ट और हुए हैं हमारे 1,000 के, और मेक के प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल और डेटर्स ऑफ 5%। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपके। यहीं पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया हुआ है वो क्या है, डेटर्स दिए हैं 1 लाख के, दूसरा बेड डेब्ट्स दिए 1,000 के, तीसरा प्रोविजन आपको बना के दिया हुआ है 10,000 का, और एडजस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट के लिए कि 1,000 के बेड डेब्ट्स और हुए हैं और 5% आपको बनाना है। तो इसका एक फॉर्मेट है जो आपको देखना चाहिए, बहुत इजी फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहले आपसे जो भी बेड डेट्स अभी तक गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उसको लिखिए, उसमें आप ऐड करें फर्दर जो भी हुए हैं आपके बेड डेट्स, उसको ऐड करना है, प्लस प्रोविजन आपको जो नया बनाना है उसको भी आप ऐड करें, और आपको लेस करना है ओल्ड प्रोविजन। तो ये जो राशि आएगी यहां जो राशि आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा वो देखना होगा। अगर ये प्लस में आती है, यदि ये पॉजिटिव आती है तो P&L अकाउंट में क्या करेंगे अपन, डेबिट, और यदि ये नेगेटिव आती है तो उसे क्या करना होगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट। अब आप चेक कर लें, हम भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, बिल्कुल 1,000 दिया हुआ है। फिर फर्दर बेड डेब्ट और कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन वापिस से। 3,000 दिया हुआ है, सॉरी 10,000 1 लाख। ओके, तो यहाँ सुधार कर लें कि हमें क्या दिया हुआ है, फर्दर बेड डेब्ट कितना दिया हुआ है 1,000, इसमें ऐड करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 4,000। प्रोविजन आपको नया बनाना है, ठीक है ना, 5% के लिए बोला गया है। तो आप हम कहेंगे 5% कैसा बनेगा, अभी हमने डेटर्स का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, और फर्दर बेड डेब्ट्स कितना बताया 1,000, यानी कि ये जो एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर से लेस नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो ये फर्दर बेड डेब्ट जितने भी वो हमें क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है
उसको लेस करना होगा। तो 99,000 हो गए। इसके ऊपर हमें कितना बनाना है, 5% के हिसाब से बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4,450। कितना हो जाएगा, 4.5 और ये हो गया 4,950। तो कितना हो गया, 4,950। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लें, कितना आ जाएगा, 8,950। और ओल्ड कितना बना हुआ है, गिवन है 10,000। तो कितना बच रहा है, 8,950 माइनस 10,000 यानी 1,050। बट ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, P&L में हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और यदि जैसे कि ये पॉजिटिव आता है, यानी बाय द वे ये आता 12,000 और ये आता 10,000, यानी अब ये जो 2,000 आए हुए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आने के केस में तो हमें कहां दिखाना है, P&L के डेबिट साइड प्रोविजन के नाम को दिखाना है। परंतु यदि ये क्रेडिट आया है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसे P&L के क्रेडिट साइड दिखाना होगा प्रोविजन के नाम से। तो यहां पर 1,050 आ रहा है, तो वो देख लें हम ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, उसके आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसने बता रखा है ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं वो तो नहीं आएगा। ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अमाउंट 1,000 नहीं है। ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन क्रेडिट से, ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि क्रेडिट साइड भी जाएगा और क्रेडिट साइड में भी कितने से, 1,050 रुपए से जाएगा। तो चौथा उत्तर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चारों क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड बैड डेब्ट से उसके अंदर फर्दर ऐड हो जाएगा और न्यू प्रोविजन वो ऐड हो जाएगा और जो ओल्ड प्रोविजन है वो लेस हो जाएगा। और फिर जो फिगर आएगा बैलेंसिंग जो आपका आएगा, अगर डेबिट पॉजिटिव आता है तो P&L में डेबिट करें और यदि नेगेटिव आता है तो उसे क्या करना होगा, P&L में क्रेडिट करना होगा। और इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, वहीं डेटर्स में से आपको क्या करना होगा, बेड डेट्स भी घटाना होगा और जो न्यू प्रोविजन है उसको भी आपको डिडक्ट करना होगा। और इस तरीके से आप इसका बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। तो ये आपके अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एग्जाम के हो गए। एडजस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और कुछ क्वेश्चंस पोटेंशियल क्वेश्चन से जो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैचिंग कंसेप्ट के कारण। एक व्यापारी का मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व लाभ 63,000 था। मैनेजर कमीशन आ रहा है, देखिए ठीक है, वो कितना था, 63,000 रुपए था। और मैनेजर को उसका कमीशन जो है 5% कमीशन देना है, परंतु कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर यह ध्यान रहे, यानी कि 63,000 रुपए में मैनेजर का कमीशन शामिल नहीं है और मैनेजर के कमीशन को शामिल करने के बाद 5% देना है। यानी कि ये जो 63,000 हैं आपके, वो किसके बराबर है, 105 के बराबर करना है और 5 आपकी इसको कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका आ जाएगा, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 73 63, यानी 3,000। यानी 3,000 रुपए यहां पर क्या आ जाएगा, मैनेजर कमीशन आ जाएगा। देखिए उत्तर है क्या, हाँ बिल्कुल है, बी उत्तर इसका आ जाएगा। और यहां पर आपका मैचिंग कंसेप्ट है ही है। फिर आपका नेक्स्ट पसंदगी पर बेचे गए माल का विक्रय मूल्य 5,000 है। विक्रय मूल्य का निर्धारण लागत पर 25% लाभ जोड़कर किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखो गुड सेंट ऑन अप्रूवल किया हुआ है, ठीक है, और जिसके लागत पर 25% लाभ जोड़कर किया जाता है, कॉस्ट में 25% लाभ जोड़कर किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन संबंधित कौन सा कथन सही तो होगा। तो हमने अभी देखा गुड सेंट ऑन अप्रूवल के बारे में बात की, तो कहा कि जो सेल्स वैल्यू है वो तो सेल्स और डेटर में से पूरी लेस हो जाएगी और जो कॉस्ट वैल्यू है वो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर लेंगे। तो पहला बोला है देनदार तथा विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे, हाँ ये तो घटाए जाएंगे। और देनदारों में से 5,000 घटाया जाए तो स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएं और विक्रय में 5,000 घटाए जाएंगे तथा स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे। तो देखो देनदारों तथा विक्रय में से 5,000 घटाए जाएंगे, ये तो बात सही है, इन दोनों में से तो घटाना है। देनदारों में से 5,000 घटाए जाएंगे तथा स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे, ये भी सही है कि देनदारों में से 5,000 घटाना ही है और 4,000 स्टॉक में से जोड़ना ही है, बरोबर है। अब विक्रय में 5,000 घटाए जाएंगे तो स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे, ये भी बात सही है कि विक्रय में 5,000 आपको घटाना है और स्टॉक में 4,000 जोड़ना है, सभी। तो ये आप इसका उत्तर जो है सभी कर सकते हो कि सारे ट्रीटमेंट हमें करने ही है। हमें डेटर्स में से भी लेस करना है, हमें सेल्स में से भी लेस करना है और स्टॉक में आपको 4,000 ऐड भी करना है। ओके,
एंड लास्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल ट्रेड इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फाइनल अकाउंट। इनकम टैक्स पेड किया आपके सोल ट्रेडर ने और वो उसके फाइनल अकाउंट में कहां शो होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनकम टैक्स जो है पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, आपकी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहती है, जो कि पर्सनल है, वो अगर अपने बिजनेस से दे दिया तो एक प्रकार से हमारे लिए क्या होगा, वो कैपिटल की कमी है। तो हमें क्या होता है, कैपिटल में से कम करना होता है। उत्तर देखें कहीं दिया होगा, यस दिया हुआ डी ऑप्शन, एज वे ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुना, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।